प्रधानमंत्री ने चीन पर बिना नाम लिए किस तरह से बात रखी है, आइए इस संबोधन को सुनते हैं। इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। मैं आज मातृभूमि पर न्योछावर उन सभी वीर जवानों को लाल किले की प्राचीर से आदरपूर्वक नमन करता हूं। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। आज दुनिया पर का भारत पर विश्वास और मजबूत हुआ है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 192 में से 192 में से 184 देशों का भारत को समर्थन मिलना, ये हमारे हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व दिलाता है। विश्व में हमने कैसी अपनी पहुंच बनाई है, उसका यह उदाहरण है। और यह तभी संभव होता है जब भारत खुद मजबूत हो, भारत सशक्त हो, भारत सुरक्षित हो। शेष जी, प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद और विस्तारवाद को हमने डटकर जवाब दिया है और पूरे दुनिया का समर्थन इस पर हमें मिला है। अगर प्रधानमंत्री अपनी ये बात रखते हैं तो इससे चीन और पाकिस्तान को क्या संदेश ले लेना चाहिए? 184 देशों ने सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भारत को सपोर्ट किया है, और दूसरी बात यह है, तो वो मामूली बात नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि चीन से सबसे बड़ा खतरा जो साइबर सिक्योरिटी का है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने कोरोना फैला दिया और इसमें दुनिया कुछ भी कहती रहे, मैं ट्रंप से डिसएग्री करता हूं हर बात में, लेकिन इसमें उसकी बात में दम है। ये इनके बायोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा था, वो लीक हो गया, वो चला गया। साइबर सिक्योरिटी की जो बात प्रधानमंत्री ने की है, यानी फौजें तो तैयार है ही हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज तैयार हैं, फौजें, हथियारबंद फौजें तैयार हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और एक अच्छी दिलचस्प बात ये हुई है पिछले एक साल में, प्रीति, कि उनको एक ऐसा डिफेंस मिनिस्टर मिल गया है, उन्होंने बना दिया है, मिलना क्या खुद ही बनाया है उन्होंने, जो कि एक ही वेवलेंथ पे सोचते हैं वो लोग। इसके पहले जो डिफेंस मिनिस्टर पिछले 4-5 साल में होते थे, कोई टेक्नो सेवी हैं, कोई कुछ हैं, वो उनकी कार्य करने की शैली इन दोनों की एक है। ये बहुत दिलचस्प बात है। और साइबर सिक्योरिटी के मामले को वो हैंडल करने जा रहे हैं, और जो आत्मनिर्भर कर दिया है, तमाम चीजें भारत अब दुनिया के लिए बनाएगा। भाई आज अमेरिका, यूरोप के देश, अमेरिका के देश, छोटे छोटे देश, इजराइल क्यों इतने ताकतवर हैं? क्योंकि वो लोग हथियार बनाते हैं, अपने लिए तो बनाते हैं, दूसरों के लिए भी बनाते हैं। और हम इतने बड़े हैं, खरीदार बने बैठे हैं। एक बहुत दिलचस्प बात मैंने तुमसे कहा था कि लड़कियों के बारे में क्या करेंगे।
एक उन्होंने घोषणा की आज, जो एक तो डिजिटल, अभी अमिताभ ने बताया है, जो हेल्थ मिशन, डिजिटल हेल्थ नेशनल वाला है, वो डिजिटल बहुत हेल्थ बड़ी मिशन। बात जी, है, मैं बहुत इस पर बड़ी बात बात। करूंगी, लेकिन उससे पहले कोरोना को लेकर क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, वो भी सुन लेते हैं शेष जी। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी अब कोरोना की बात आती है तो एक बात स्वाभाविक है, हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी? ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए हैं, अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं, और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। आत्मनिर्भर की सबसे बड़ी सीख हमें हेल्थ सेक्टर ने इस संकट के काल में सिखा दी है, और उस लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए हमें आगे भी बढ़ना है। अब देखिए, कोरोना के समय, उसके पूर्व हमारे देश में सिर्फ एक लैब थी टेस्टिंग के लिए। आज 1400 लैब्स का नेटवर्क है, हिंदुस्तान के हर कोने में फैला हुआ है। जब कोरोना का संकट आया तो एक दिन में सिर्फ 300 टेस्ट हो पाते थे। इतने कम समय में हमारे लोगों ने वो शक्ति दिखा दी है कि आज हर दिन 7 लाख से ज्यादा टेस्ट हम कर पाए। कहां 300 से शुरू किया था और कहां हम 7 लाख तक पहुंच गए। देश में नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण, आधुनिकीकरण की दिशा में निरंतर प्रयास ये हम कर रहे हैं। 5 साल में एमबीबीएस, एमडी में 45,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए सीटों की बढ़ोतरी की गई है। गांव में 1.5 लाख से ज्यादा वेलनेस सेंटर, और उसमें से करीब 1/3 तो ऑलरेडी कार्यरत हो गए हैं, जिन्होंने इस कोरोना में बहुत बड़ी मदद की है। कोरोना के काल में वेलनेस सेंटर्स की भूमिका ने गांव की बहुत बड़ी मदद की है। हेल्थ सेक्टर में आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है, और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी, और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी नागरिक सही फैसले कर पाएगा। ये व्यवस्था उसे होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को दोहराया और साफ कहा कि देश हमेशा जरूरत के वक्त आत्मनिर्भर बनकर परेशानियों से बाहर निकला है। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया
संकल्प आत्मनिर्भर बनने का और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। हम जानते हैं, जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं, हम में से जो भी 25-30 साल की उम्र से ऊपर होंगे, उन सबने अपने परिवार में अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि भाई बेटे बेटी अब 20 साल 21 साल के हो गए हो, अब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। 20-21 साल में भी परिवार संतानों से अपने पैरों पर खड़े होने की अपेक्षा करता है। हम तो आजादी के 75 वर्ष के एक कदम दूर है, तब हमारे लिए भी भारत जैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना अनिवार्य है। आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। जो परिवार के लिए आवश्यक है वो देश के लिए भी आवश्यक है। और इसलिए और मुझे विश्वास है भारत इस सपने को चरितार्थ करके रहेगा। और उसका कारण मेरे देश के नागरिकों के सामर्थ्य पर मुझे यकीन है। मुझे मेरे देश की प्रतिभा पर गर्व है। मुझे देश के युवाओं में, देश की मातृशक्ति में, हमारी महिलाओं में अप्रतिम सामर्थ्य जो है उस पर मेरा भरोसा है। मेरा हिंदुस्तान की सोच, हिंदुस्तान का अप्रोच, इस पर विश्वास है। और इतिहास गवाह है कि भारत एक बार ठान लेता है तो भारत करके रहता है। जंग के मैदान में दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए बारूद की जरूरत पड़ती है और टैंक के बिना पूरी ताकत के साथ बारूद का वार नहीं किया जा सकता। जब बात तोप और टैंक के पराक्रम की आती है तो भारत की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में होती है। हमारे पास बोफोर्स, भीष्म, वज्र से लेकर अर्जुन तक तोपों की ऐसी ही फौज है जिसका प्रतिघात दुश्मन झेल नहीं पाता। जब ये मैदान में दौड़ते हैं तो धरती कांप जाती है। जब ये आग के शोले बरसाते हैं तो शत्रु की फौज सहम जाती। बारूद की खोज करीब 1000 साल पहले हुई थी। उस जमाने से ही बारूद जंग में इस्तेमाल होता रहा है। पहले बारूद से बम बने और फिर बड़े बड़े गोले। समय का पहिया घूमा तो बारूद के इस्तेमाल का तरीका भी बदला। वार घातक होता चला गया और फिर ऐसी मशीनें बनी जिनसे बारूद दुश्मन की बर्बादी का दूसरा नाम बन गया। बारूद से दुश्मन को नेस्त नाबूद करने की सबसे अचूक मशीन है टैंक। टैंक किसी भी देश की सेना का सबसे अहम और सबसे अचूक हथियार। ये टैंक कुछ इस तरह बनाए जाते हैं कि रेत का मैदान हो या दलदल, इनके पहियों को कोई नहीं रोक सकता। और अब तो ऐसे भी टैंक आ गए हैं
जो पानी में भी आसानी से तैर सकते हैं। दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर भारतीय सेना की टैंक पावर का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ये जमीनी हमले में भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले सबसे ताकतवर और सबसे भरोसेमंद हथियार हैं। ये बेजोड़ हैं, बेमिसाल हैं और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बेहद बलवान हैं। भारतीय सेना के टैंक के लश्कर की अगुवाई करता है अजय योद्धा T-90 भीष्म। T-90 भीष्म सरहद पर भारतीय सेना का सबसे जांबाज और सबसे बलवान हथियार माना जाता है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक में गिना जाता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है 125 mm की ये कैनन। इस कैनन की मदद से अलग अलग तरह के गोले दागे जा सकते हैं। सिर्फ गोले ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इससे मिसाइल भी दागी जा सकती है। इसकी खास खसूसियत है कि इस गन से मिसाइल्स भी दागी जा सकती हैं, जो कि 2.5 से 3 किलोमीटर तक जिनको रेंज को एक्वायर करके टारगेट को इसको फायर किया जा सकता है। भीष्म के लिए बस जंग का मैदान होना चाहिए, फिर चाहे सिर्फ रेत से भरा रेगिस्तान हो या पहाड़। रास्ते की परवाह किए बिना ये टैंक अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है। भीष्म 50 टन का होता है, यानी करीब 12 हाथियों के वजन के बराबर। इस भारी भरकम टैंक की ताकत का राज है इसका पावरफुल इंजन। इस इंजन की मदद से ही ये टैंक रेतीले पहाड़, खाई, यहां तक कि दलदल को भी पार कर लेता है। रेत और दलदल को आसानी से पार करने में इस टैंक की मदद करते हैं ये कैटरपिलर ट्रैक्स। इसी की मदद से ये टैंक पानी में भी चल सकता है। इस तरह भीष्म को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पहाड़ हो या नदियों हो, सब में ऑपरेट कर सकता है। इस टैंक की एक खसूसियत है, ये डीप फोर्डिंग कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो रिवर के अंदर, उसके अंदर से ये फोर्ड करके पानी के अंदर से भी ये निकल के जा सकता है और अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। शक्तिशाली भीष्म से दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए इसमें 3 लोगों की टीम बैठती है। इस टीम का तालमेल कुछ ऐसा होता है कि ये आपस में आंखों का इशारा भी समझ जाते हैं और भीष्म के साथ सिर्फ ये 3 लोग दुश्मन के बड़े बड़े अड्डों को तबाह कर देते हैं। टैंक के ऊपरी हिस्से में बैठता है कमांडर। कमांडर के पास ही गनर बैठता है जो कमांडर के निर्देश पर गोले बरसाता है, जबकि टैंक का ड्राइवर नीचे हब में बैठता है। भीष्म में बैठी ये टीम दुश्मन के किसी भी वार से पूरी तरह सुरक्षित होती है, क्योंकि भीष्म दुश्मन के बम और गोले ही नहीं बल्कि मिसाइल तक को झेल सकता है।
T-90 को इसी तरह डिजाइन किया गया है ताकि ये बड़े से बड़ा बारूदी हमला झेल सके। इसके डिजाइन खास है। इसकी बॉडी भीष्म का बाहरी कवच 20 इंच मोटी स्टील से बना है, जिससे ये मिसाइल के हमले तक को बेअसर कर सकता है। इसके साथ ही ये टैंक जैविक और रासायनिक हमले को भी झेल सकता है। इस टैंक की मदद से 1 मिनट में 8 गोले फायर किए जा सकते हैं। भीष्म टैंक से 100 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक दुश्मन पर निशाना लगाया जा सकता है। इसमें लगी एंटी एयरक्राफ्ट गन से 1 मिनट में 800 गोलियां फायर की जा सकती हैं। ये गन 2 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। ये टैंक ऐसी तकनीकी से लैस है जिससे ये दिन और रात दोनों में काम कर सकता है। भीष्म टैंक में 3 हिस्से होते हैं और ये सभी अलग अलग चारों दिशाओं में घूम सकते हैं। टैंक के तीनों हिस्से भले ही अलग अलग दिशाओं में घूमें, लेकिन इसमें बैठे लोग अपनी अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं। इसके साथ ही अगर टैंक की गन का टारगेट एक बार सेट हो गया तो टैंक की दिशा बदलने पर भी निशाना अचूक रहता है। वो किसी भी दिशा में वो जा रहा है, अगर गन आपने टारगेट को एक्वायर कर लिया है तो गन उसके साथ लॉक हो जाती है, और अगर आपका हल टैंक किसी भी दिशा में मुड़ जाता है, आपको टेरेन की वजह से या किसी और कारण से आपकी उसकी दिशा बदली करनी पड़ती है, लेकिन गन जो है वो अपने टारगेट की तरफ ही लगी रहती है। भारी भरकम भीष्म जिस तरह से जंग के मैदान का महारथी है, ठीक उसी तरह से भारतीय सेना के पास एक और योद्धा है जिसका जवाब भी हमारे किसी दुश्मन के पास नहीं है। महाभारत में पांडवों के दुश्मन कौरवों के पास अर्जुन के अचूक निशाने का कोई जवाब नहीं था। अर्जुन की धैर्य और एकाग्रता की वजह से ही कौरव पांडवों से युद्ध हारे। भारतीय सेना के पास भी एक ऐसा ही अर्जुन है। भारतीय सेना का जाबाज है अर्जुन टैंक, जिसे अर्जुन एमबीटी भी कहा जाता है। एमबीटी का मतलब है मेन बैटल टैंक। जंग के मैदान में सबसे अहम होता है रास्ता बनाना, और यह काम अर्जुन बखूबी करता है। यही वजह है कि अर्जुन आगे आगे चलता है और फौज उसके पीछे। अर्जुन अनगिनत खूबियों से लैस है। इस टैंक की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर तक जा सकती है, रेंज इसका 5 किलोमीटर। तो ये भी एक बहुत ही घातक टैंक है, जो कि हमें इसके ऊपर गर्व होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान के अंदर बनाया गया है पूरी तरह से, और अभी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रेजिमेंट्स इससे इक्विप की जा रही हैं। T-90 भीष्म के बाद अर्जुन टैंक भी ऐसा दमदार लड़ाका है जो जंग के मैदान में दुश्मन को पस्त कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्जुन पूरी तरह से स्वदेशी टैंक है। अर्जुन को DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। अर्जुन का इंजन 1400 हॉर्स पावर का है, जिसकी मदद से ये टैंक 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। रेतीले और पथरीले रास्तों में भी इसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। इसमें भी भीष्म की तरह ही 120 mm की कैनन लगी हुई है। इस कैनन की मदद से गोले के साथ साथ मिसाइल भी दागी जा सकती है। दुनिया के 5 सबसे ताकतवर टैंक में अर्जुन की भी गिनती होती है। इसमें दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की जितनी खूबियां हैं, उतना ही ये टैंक खुद की सुरक्षा करने में भी सक्षम है। इसमें लगे लेजर वार्निंग सिस्टम और जैमर की मदद से दुश्मन के मिसाइल हमले तक को नाकाम किया जा सकता है। तोप और टैंक किसी भी जंग का नक्शा बदलने की ताकत रखते हैं। इनका वार इतना घातक होता है कि जंग में आगे बढ़ने का रास्ता बनाने के लिए इन्हीं तोपों का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि चीन हो या पाकिस्तान, सभी देशों की कोशिश होती है उनका तोपखाना बाकी देशों से शक्तिशाली रहे। लेकिन इस मामले में भारत पाकिस्तान और चीन से काफी आगे है। पाकिस्तान आज भी कारगिल की लड़ाई को याद करके सिहर जाता है,
जब बोफोर्स ने उसके गलत इरादों की धज्जियां उड़ा दी थी, वहीं कई देसी तकनीकी का इस्तेमाल करके भारत ने टैंक की ताकत में चीन को भी कोसों पीछे छोड़ दिया था। जमीनी जंग में तीर और तलवार के युग का अंत बारूद की खोज और आर्टिलरी गन के आने से हुआ। वैसे तो आर्टिलरी गन का इतिहास कम से कम 800 साल पुराना है, लेकिन इसके विकास का सिलसिला आज भी जारी है। हिंदुस्तान में आर्टिलरी गन का इतिहास बाबर से जुड़ता है। माना जाता है कि भारत में पहली बार आर्टिलरी गन का इस्तेमाल बाबर ने इब्राहिम लोधी के खिलाफ किया था। इस विध्वंसक ताकत की वजह से एक आर्टिलरी गन यानी तोप जमीनी जंग का नक्शा बदल सकती है। इनकी मदद से लंबी दूरी तक दुश्मन पर निशाना लगाया जा सकता है और उसके ठिकाने को नस्त नाबूद किया जा सकता है। तोप की मदद से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक वार किया जा सकता है और आधुनिक तकनीक की मदद से इनका निशाना भी अब अचूक हो चुका है। इस तरह तोप के वार का मतलब है दुश्मन की तबाही। भारतीय सेना के तोपखाने की शान है बोफोर्स। बोफोर्स दुनिया की सबसे ज्यादा कहर मचाने वाली तोपों की लिस्ट में भी शामिल है। भारत में बोफोर्स ने कई बार दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। कारगिल की लड़ाई में तो बोफोर्स ने ऐसा दमखम दिखाया कि पाकिस्तान आज भी इसके नाम से खौफ खाता है। ये कारगिल युद्ध के टाइम पर जो बोफोर्स 155 mm जो गन है, इसका इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ, और एक ये बहुत ही इफेक्टिव कारगर साबित हुई थी। ये गेम चेंजर था। बोफोर्स ने कारगिल की लड़ाई में अपना दमखम दिखाया है। इसके साथ ही कई और मोर्चों पर दुनिया बोफोर्स की ताकत देख चुकी है। बोफोर्स दूसरी तोपों के मुकाबले कई मामलों में बेहद खास है। आमतौर पर तोप को मोर्चे तक पहुंचाने और तैनात करने में काफी अधिक वक्त लगता है, लेकिन बोफोर्स के साथ ऐसा नहीं है। पुरानी तोपों के मुकाबले बोफोर्स को आसानी से कहीं ले जाया जा सकता है और मोर्चे पर तैनात भी किया जा सकता है। बोफोर्स लंबे वक्त तक भारतीय सेना की शान बनी रही। इसके बाद इसकी मदद करने के लिए भारत ने एक और हथियार तैयार किया, नाम दिया धनुष। बोफोर्स की ताकत को कई गुना बढ़ाकर धनुष तोप तैयार हुई है और इसकी मारक क्षमता ऐसी है कि दुश्मन पर कब ये कहर बनकर टूट पड़े, इसकी उसे खबर तक नहीं हो सकती। धनुष अपनी खूबियों की वजह से ही दुनिया के सबसे ताकतवर तोपों की लिस्ट में भी शामिल है। धनुष का मतलब है एक ऐसा अस्त्र जो दूर तक मार करे।
धनुष तोप की खूबियां भी ऐसी ही हैं। धनुष तोप मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनी हुई है। इसे बनाने में पूरी तरह से स्वदेशी सामान का इस्तेमाल हुआ है। धनुष का बैरल बोफोर्स के मुकाबले 1 मीटर ज्यादा लंबा है, जिससे इसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर तक हो गई है। धनुष तोप का वजन 700 किलोग्राम है। रात में सही निशाना लगाने के लिए इसमें नाइट विजन कैमरे भी लगे हैं। धनुष अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से भारतीय सेना की पहली पसंद मानी जा रही है। इसलिए कानपुर फील्ड गन फैक्ट्री और जबलपुर में इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। लॉन्ग रेंज गन है और इसको मीडियम गन की कैटेगरी के अंदर किया जाता है। ये गन भी जो है धनुष, ये अभी हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है और एक बहुत ही ताकतवर गन है और जल्दी से जल्दी हमारी कई रेजिमेंट्स इसके ये गन के साथ तैनात कर दी जाएंगी। भारत की पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाएं दुश्मन देशों से लगी हुई हैं। एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान। ऐसे में सेना को मजबूत रखना बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि भारत के लिए एक साथ 2 मोर्चों पर मुकाबले की चुनौती है। भारत इस चुनौती को लेकर बेहद सजग भी है। इसीलिए एक तरफ रफाल और S-400 जैसी विदेशी हथियार खरीद रहा है, तो दूसरी ओर स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर भी पूरा जोर लगाया जा रहा है। भारत की इस नीति की वजह से चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन एक दूसरे से हाथ मिलाने के बाद भी भारत से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। भारत, पाकिस्तान और चीन की थल सेना की तुलना की जाए तो भारतीय सेना में 13 लाख जवान हैं, जबकि पाकिस्तान की सेना में 6,20,000 और चीन की सेना में 23 लाख जवान हैं। टैंक की तुलना की जाए तो भारत की सेना के पास 4,426 टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2,924 टैंक हैं और चीन के पास 6,457 टैंक हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की तुलना में भारत सबसे आगे है। भारत के पास 6,704 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2,828 और चीन के पास 4,788 गाड़ियां ही हैं। स्वचालित तोप की बात की जाए तो भारत के पास ऐसी 290 तोप हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 465 और चीन के पास 1,710 स्वचालित तोप हैं। लेकिन तोप के मामले में भारत काफी आगे है। भारत के पास 7,414 तोप हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 3,278 और चीन के पास 6,264 तोप ही हैं। रॉकेट प्रोजेक्टर भारत के पास 129 है, पाकिस्तान के पास 134 और चीन के पास 1,770 है। भारतीय सेना अपनी जरूरत के मुताबिक हर तरह के हथियारों से पूरी तरह लैस है और भारत के जवान दुनिया के बेहतरीन लड़ाकों में से एक हैं। दशकों से भारतीय जवानों ने अलग अलग मोर्चों पर अपनी ताकत और जाबाजी का जो नमूना दिखाया है, उससे भारतीय सेना के शौर्य का लोहा पूरी दुनिया मानती है।